खैर मकदम है आप सभी का ईटीवी उर्दू के इस प्राइम टाइम डिबेट शो बिग बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास। हाल ही में अमेरिका ने उसे इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित किया तो लगा कि अब उसके नाक में नकेल कसी जाएगी, लेकिन आतंक की पनाहगाह बन चुके पाकिस्तान में हो रहा है इसके बिल्कुल उलट। आतंक के इस आका को पाक मीडिया आजकल हीरो बनाने पर आमादा है। जी हां, बात कश्मीर घाटी को खून से लाल करने वाले दहशतगर्द सैयद सलाउद्दीन की ही हो रही है, जो पाकिस्तानी टीवी चैनल पर बैठकर बाकायदा हिंदुस्तान को गीदड़ भपकियां दे रहा है। वो ये बात कबूल कर रहा है कि उसके आतंकी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन ने भारत में कई आतंकी घटनाओं को अंजाम दिया है, दे रहा है और आगे भी देता रहेगा। उसका कहना है कि उसका टारगेट हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं। बैन के बाद भी इंटरनेशनल मार्केट से उसे हथियार खरीदने में कोई दिक्कत नहीं है। पाकिस्तान उसकी फंडिंग कर रहा है और वो जब चाहे पाकिस्तान में बैठकर भारत के किसी भी इलाके में दहशत फैला सकता है। बड़ा सवाल यही है कि आखिर खुलेआम टीवी पर बैठकर दहशतगर्दी का गुनाह कबूलने वाले इस आतंकी के खिलाफ कब होगी सर्जिकल स्ट्राइक। इसी पर करेंगे बात अपने तमाम खास मेहमानों से, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट। आलमी दहशतगर्द सलाउद्दीन बना पाकिस्तान का हीरो। सलाउद्दीन पर पाकिस्तान आखिर क्यों है मेहरबान? कश्मीर में बैठे हिजबुल मददगारों पर कब कसेगी लगाम? क्या दहशतगर्द सलाउद्दीन का इलाज सर्जिकल स्ट्राइक से करना होगा? हिजबुल मुजाहिदीन चीफ सलाउद्दीन ने एतराफ किया कि पाकिस्तान हिजबुल मुजाहिदीन के लिए फंडिंग मुहैया कराता है। पाकिस्तानी न्यूज चैनल को दिए गए इंटरव्यू में सलाउद्दीन ने मजीद इंकशाफात किए। सलाउद्दीन ने खुलेआम एक पाकिस्तानी न्यूज चैनल पर कबूल किया कि उसने और उसकी दहशतगर्द तंजीम ने हिंदुस्तान में हमले करवाए हैं। ग्लोबल टेररिस्ट ने कहा कि मेरा घर कश्मीर है और बुरहान वानी के कत्ल के बाद कश्मीर वादी में हालात मजीद खराब हो गए हैं। यही नहीं, उसने ये भी कहा कि पाकिस्तान अगर दहशतगर्दों को पैसा और हथियार देता है तो आखिर इसमें गलत क्या है। सलाउद्दीन ने यह भी कहा कि अमेरिका के बैन से उस पर कोई असर नहीं हुआ और आज भी बैनुल अक़वामी मार्केट से वो हथियार खरीद सकता है। हाल ही में पीएम नरेंद्र मोदी के अमेरिकी दौरे के वक्त डोनाल्ड ट्रंप हुकूमत ने हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना सलाउद्दीन को आलमी दहशतगर्द करार दिया था। वहीं सलाउद्दीन का कहना है कि कश्मीर की आज़ादी के लिए जंग जारी रहेगी। सलाउद्दीन अंतर्राष्ट्रीय घोषित हुआ है आतंकवादी। पाकिस्तान को भी पूरी दुनिया से अलग थलग घोषित कर दिया जाएगा और चाइना भी हिम्मत नहीं होगा कि आतंकवादी पाकिस्तान को समर्थन दे। Salahuddin has himself in his own words confirmed what we have been trying to tell the whole world. And as far as his designation is concerned, we think it's well deserved. और सलाहुद्दीन के इस दावे से एक बार फिर ये बात मजबूत हो गई कि पाकिस्तान की जमीन का इस्तेमाल हिंदुस्तान में दहशतगर्दी फैलाने के लिए किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज़। तो सैयद सलाहुद्दीन को हमने दिखाया नहीं, लेकिन यह बात सबको पता है कि उसने टीवी इंटरव्यू में जियो टीवी, जो कि पाकिस्तान का एक न्यूज चैनल है, उसके साथ इंटरव्यू में क्या कुछ कहा। उसने जो कुछ कहा वो हमने आपको बता दिया। उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह आतंकवादी कैसे खुलेआम पाकिस्तान में न सिर्फ रह रहा है बल्कि वहां पर उसे हीरो बनाकर पेश कर रहा है पाकिस्तान का मीडिया। हमारा सवाल यह है कि गुनाह कबूलने वाले इस आतंकी के खिलाफ कब होगी सर्जिकल स्ट्राइक? क्या इसकी उम्मीद की जाए? तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सुदेश वर्मा साहब मौजूद हैं, नेशनल स्पोक्स पर्सन भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ राकेश कपूर साहब मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा कैप्टन अनिल गौर साहब पीडीपी के सीनियर लीडर जम्मू से हमारे साथ मौजूद हैं और रिटायर्ड मेजर जनरल एसपी सिन्हा साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। और अपने दर्शकों को बता दें, थोड़ी देर बाद सलमान निजामी साहब कांग्रेस पार्टी के स्पोक्स पर्सन, वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। और आवामी इत्तेहाद पार्टी के स्पोक्स पर्सन इनामुल नबी साहब, जो कि श्रीनगर से हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे, वो भी आपको नजर आएंगे थोड़ी देर में स्क्रीन पर। सबसे पहले सुदेश जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा,
कुछ ही दिनों पहले की बात है जब अमेरिका ने इस शख्स को, इस आतंकी को, इस दहशतगर्द को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया था। उस वक्त सरकार भी अपनी पीठ थपथपा रही थी कहीं ना कहीं कि नरेंद्र मोदी से मुलाकात होने से पहले ही देखिए इतना बड़ा काम हो गया। दूसरे, हम सभी देशवासी भी बहुत खुश थे, सीना चौड़ा हो रहा था थोड़ा कि चलिए कुछ तो हो रहा है। लेकिन आज ये दहशतगर्द जिस तरह से पाकिस्तान के एक टीवी चैनल के स्टूडियो में बैठकर खुलेआम भारत को धमकियां दे रहा है, गीदड़ भपकी दे रहा है, इसके बाद क्या माना जाए? बदला तो कुछ भी नहीं। देखिए समीर अब्बास साहब, टेररिज्म के बुझते लौ को फिर से हवा देने का प्रयास किया है इस इंटरव्यू ने। इन्हें पता है कि जिस तरह से इंडियन आर्म फोर्सेस टेररिस्टों को मार रही है, हिजबुल मुजाहिदीन का पूरा एक रैंक ही साफ हो चुका है। ये बताने के लिए कि हम हैं, एक प्रयास किया है इस इंटरव्यू से, बहुत कायराना प्रयास है। जिस तरह की गीदड़ भपकी दी गई है कि जहां चाहे वो जो भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि वो हमारे हाँ बोलने का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें पता है कि कितना मुश्किल है बॉर्डर को पार करना आज के दिन। और दूसरा ये कि पाकिस्तान को हम प्रूफ देते रहे वहाँ के टेररिस्टों के इन्वॉल्वमेंट का और पाकिस्तान के समर्थन का। पाकिस्तान डिनाई करते रहा, अपने लोगों को ओन तक नहीं किया। आज वहीं बैठा हुआ एक शख्स जो है खुलेआम बोल रहा है। इससे बड़ी प्रूफ क्या हो सकती है? पूरे विश्व को ये देखना चाहिए कि किस तरह से पाकिस्तान अमेरिका के उस ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर करने के बाद भी न सिर्फ माहौल बनाया है बट पूरे विश्व को चैलेंज किया है, क्योंकि पाकिस्तान का पूरा समर्थन है। बिना पाकिस्तान के समर्थन के ये इंटरव्यू नहीं हो सकता था। आईएसआई के डिजाइन के बिना ये इंटरव्यू नहीं हो सकता था। तो पूरे विश्व को जो चिढ़ाने का प्रयास कर रहा है वो हमारे रिजॉल्व को कि टेररिज्म को खत्म करना है और पाकिस्तान को आइसोलेट करना है और मजबूत करेगा जी। और अब तो प्रूफ की भी आवश्यकता नहीं है, पाकिस्तान खुद ब खुद इस इंटरव्यू से कटघरे में खड़ा हो गया। मुझे लगता है सबसे ज्यादा जो चिंता वाली बात है, या ये कहा जाए उसके तमाम बयानों में जो एक बात नजर आती है वो ये कि हम ये सोच रहे थे कि इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित होने के बाद उसके हाथ पैर कट जाएंगे, उसकी ताकत थोड़ी कम होगी। लेकिन वो ये कह रहा है कि नहीं, हमारे ऊपर तो कोई फर्क नहीं पड़ा है, हमारे लिए तो सब कुछ अच्छा ही चल रहा है और इंटरनेशनल मार्केट से हम जब चाहें हथियार भी खरीद सकते हैं। पाकिस्तान हमें फंड कर रहा है, हम जितने चाहे हथियार खरीद सकते हैं, उन्हें कहीं भी पहुंचाया जा सकता है, कहीं भी कुछ भी कराया जा सकता है। देखिए, इस इंटरव्यू में आपने ये भी देखा होगा कहीं ना कहीं एक दम भरने का प्रयास तो है ही, साथ ही साथ वो अपील भी कर रहा है वो टेररिस्ट कि उनका साथ दिया जाए कश्मीर के लोगों को। तो वो भय दिखाता है, वो डर दिखाता है। ये जिस तरह से आइसोलेटेड हो रहे हैं, हिजबुल मुजाहिदीन आज खुद स्प्लिट है जम्मू एंड कश्मीर में। और आपको पता होना चाहिए कि जिस तरह का प्रेशर इन पर पड़ रहा है, पाकिस्तान ने भी बड़ी सोच समझकर इसको इंटरव्यू दिलवाया होगा, वो दिखाने के लिए कि कश्मीर में जो लॉ बुझ रहा है। मैं बार बार इस बात को बोल रहा हूँ क्योंकि इंडियन आर्मी बहुत सजग है और टेररिस्टों को मार गिरा रही है, जो पहले बहुत मुश्किल से होता था, जो हमने आजादी दी है। ठीक है राकेश कपूर साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अच्छा जिस भी एंकर ने इस इंटरव्यू को कंडक्ट किया, उसका आप पूरा माहौल देखिए। टीवी स्टूडियो में पीछे बुरहान वानी का एक पोस्टर लगा हुआ है, सामने सैयद सलाउद्दीन जैसा दुर्दांत आतंकवादी बैठा हुआ है। वो इंटरव्यू शुरू करता है एंकर और कहता है कि हम तो आपको बड़ा शरीफ इंसान समझते थे, आप दहशतगर्द हैं। ये कह के वो हल्का सा मुस्कुराता है। ये जताता क्या है? ये सिर्फ ये जताता है कि पाकिस्तान दहशतगर्दों की सैरगाह बन चुका है। सैयद सलाउद्दीन इंडियन है, वो हिंदुस्तान का नागरिक है, हिंदुस्तान का शहरी है, चुनाव लड़ चुका है, हार चुका है। और पाकिस्तान अगर उसे अपनी पनाह में रखता है तो ये साफ जाहिर होता है कि सिर्फ वो दहशतगर्दों को ही पनाह नहीं देता है, उन्हें ही महफूज नहीं रखता है, बल्कि खुद बाखुद पाकिस्तान भी एक दहशतगर्द मुल्क बनने की राह पर तेजी से चल रहा है जी। अरे भाई, हफीज सईद और वो आपका डॉन जो है वो कराची में बैठा हुआ है, और दाऊद इब्राहिम और ये जिस तरह दाऊद इब्राहिम तो भी हिंदुस्तानी शहरी है, वो भी इंटरनेशनल टेररिस्ट घोषित हो चुका है जी। और अब ये इसको सैयद सलाहुद्दीन को अभी जो है ग्लोबल टेररिस्ट जब एलानिया तौर पे ये हो गया, इसके बावजूद पाकिस्तान की प्रेस और पाकिस्तान के टेलीविज़न चैनल्स
अगर उसे हीरो बनाने की कोशिश करते हैं तो वो हिंदुस्तान के सब्र का इम्तिहान लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। बिल्कुल। सिन्हा साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, इसी इंटरव्यू में सलाउद्दीन इस और भी जिक्र कर रहा है कि हमारे तो मददगार इंडिया के अंदर भी बैठे हुए हैं, चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं, इसलिए जब चाहेंगे तब वो करा लेंगे जो भी चाहेंगे। ये इसमें आपको, इस स्टेटमेंट को आप कैसे देखते हैं? क्या आपको वाकई ये बड़ा खतरा नजर आता है? एकदम सलाउद्दीन जो ये बात कह रहा है वो सही कह रहा है, क्योंकि टेरर स्ट्रक्चर का विश्लेषण आप कीजिए तो टेरर स्ट्रक्चर इस तरह से है। पाकिस्तान की आर्मी और आईएसआई वो आका है, उसके सामने है हाफिज सईद, लखवी, अजार, ऐसे ऐसे लोग हैं। उसके आगे है हरियत लीडर्स और उसके आगे हैं सिंपैथाइजर कश्मीर में, और उसके पीछे हैं कुछ पॉलिटिकल पार्टीज के लोग जो रहते हैं यहाँ पे और भाषा बात करते हैं पाकिस्तान का। तो ये जो स्ट्रक्चर है, सलाउद्दीन इस बात की तरफ संदेश दे रहा है कि हिंदुस्तान के अंदर ही कई जयचंद हमारे दोस्त हैं जो कि हमारे इशारे पे कभी भी समस्या पैदा कर सकते हैं। ये संदेश दे रहा है। दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि सलाउद्दीन जो इस तरह के वक्तव्य दे रहा है, टाइमिंग देखिए। पहले क्यों नहीं इतना टीवी पे आता था सलाउद्दीन, इस वक्त क्यों आ रहा है? तो टाइमिंग का महत्व तो ये है कि एक घबराया हुआ इंसान, एक डरा हुआ इंसान अपनी कायरता को बरकरार रखने के लिए इस तरह से टीवी पे आके इस तरह का वक्तव्य दे रहा है। दूसरी बात, हम कई सालों से कह रहे हैं कि पाकिस्तान आतंकवाद की जन्नी है, और परवेज मुशर्रफ कहता है कि ये हमारे नेशनल हीरो हैं, 1000 कट से हिंदुस्तान को ब्लीड करेंगे। डेविड हेडली कहता है 26/11 के लिए पाकिस्तान रिस्पॉन्सिबल है। कसाब एडमिट करता है। ये पार्लियामेंट अटैक पे सब लोग एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन पाकिस्तान डिनायल मूड में रहता है। और आज इस तरह का जब चैनल पे सलाउद्दीन एक्सेप्ट करता है तो ये इररिफ्यूटेबल एविडेंस वो दे रहा है, और इसमें भी पाकिस्तान नई राजनीति खेलेगा। बिल्कुल। इनामुल नबी साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं श्रीनगर से, आवामी इत्तेहाद पार्टी के। इनामुल नबी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, आज आपको क्या लगता है सैयद सलाउद्दीन की इतनी हिम्मत कैसे होती है कि वो पड़ोसी मुल्क में बैठकर एक टीवी चैनल के स्टूडियो में सीधे सीधे हिंदुस्तान को धमकी देता है और सीना चौड़ा करके यह कहता है कि हमारे तो सपोर्टर इंडिया के अंदर भी मौजूद हैं, कश्मीर के अंदर भी मौजूद हैं? कौन लोग हैं वो? कौन लोग हैं वो जो देश के साथ गद्दारी पर आमादा हैं? जनाब, मैं आपको बता दूं कि ये कोई टेररिज्म नहीं है या कुछ नहीं है। ये एक इंडिजीनियस मूवमेंट है जो पहले 1947 से लेकर आज तक चलती आई है। इसमें डिफरेंट फेजेस हमने देखे हैं। कभी हमने पॉलिटिकल मूवमेंट भी देखी हैं, कभी फिर आर्म्ड स्ट्रगल चली है। और आपको पता है कि 1999 से लेकर जो आर्म्ड स्ट्रगल चली है, तो उसमें जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन के अमलगम है वो सैयद सलाहुद्दीन की सरबराही में है। और सैयद सलाहुद्दीन न सिर्फ हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडर है बल्कि जिहाद काउंसिल के सरबराह भी है। तो अगर किसी हमें इंटरनेशनल टेररिस्ट भी हैं, देने से पहले हमें ये भी कह दीजिए चाहिए। अगर ये भी कह दीजिए, आपके मुंह से सुनना अच्छा लगेगा थोड़ा। नहीं वो हम नहीं हम इनको थोड़ी टेररिस्ट मानते। ये लोग जो ये तो हक के लिए लड़ नहीं हम नहीं मानते हैं। सैयद सलाहुद्दीन को हीरो मानते हैं लोग यहाँ, आपको पता होना चाहिए। आप अपने ब्यूरो से कंफर्म कराइए। जो मिलिटेंट्स यहाँ पर मारे जाते हैं उनके जनाजों में तो हजारों के तादाद में लोग जाते हैं। आपको हमें यही लगता था कि पाकिस्तान में ही लोग उसे हीरो मान रहे हैं। पाकिस्तान के ही कुछ जर्नलिस्ट उसे नौजवानों के दिलों की धड़कन बता रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि ऐसा आप भी मानते हैं और बहुत सारे लोग हैं ऐसे। सही, बिल्कुल। जो पूरा कश्मीर उनको हीरो मानता है। और असल में हकीकत पूरे कश्मीर का ठेका मत लीजिए प्लीज, डिस्कस करना चाहिए। पूरा कश्मीर उन्हें क्या मानता है ये हमें पता है, इसलिए ये ना बताएं। सलमान निजामी साहब आ गए, कश्मीर से ही ताल्लुक है, कश्मीर के ही युवा नेता हैं, कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। सलमान, जो बात इनाम कहने की कोशिश कर रहे हैं, क्या है ये? वाकई ऐसा है क्या? देखिए, ये ज़ाती बयान होगा इनाम साहब का, लेकिन मैं कहूँगा कि जिसने गन उठाई उसको आप नहीं बोल सकते कि वो एक आतंकवादी नहीं है।
सलाहुद्दीन का जो बैकग्राउंड आप देखें कि कश्मीर में जो हिस्ट्री रही है कि एक सिंपैथी जो है, एक इशू जो कश्मीर का है वो काफ़ी अरसों से है, लेकिन आप ये नहीं कह सकते जो बीजेपी के लोग कहते हैं कि आपने कांग्रेस ने हालात बिगाड़ दिए। कांग्रेस ने क्या किया जम्मू कश्मीर में? कांग्रेस ने ये किया कि जैसे गुलाम नबी आज़ाद साहब का टाइम था तब मिलिटेंसी पीक पे थी, और उस वक्त जो मिलिटेंसी का आप डेटा या ग्राफ देखेंगे काफ़ी लो था, और उस वक्त जो कदम हमने उठाए, आतंकवादी जो थे उनको हमने चाहे मारा, या एक फर्स्ट टाइम एक इंसिडेंट हुआ कि गुलाम नबी आज़ाद साहब सीएम थे और उस वक्त जो मिलिटेंट होते थे उनको सरेंडर करवाया जाता था, वो भी सीएम करवाता था। लेकिन अचानक उसके बाद हालात कैसे बिगड़े, लेकिन कैसे नॉर्मलाइज किया गया। जो इस वक्त जो चिंता की बात यह है कि नौजवान पीढ़ी जो ये मुसीबत तो आपकी देन है, की तरफ क्यों जा रही है? ये इसके सारी जिम्मेदारी आप पर आयद होती है। आज आप बड़े आए हमदर्दी दिखाने के लिए, गुलाम नबी आज़ाद साहब के लिए बातें करने के लिए, ये मुसीबत तो आपकी दीन है। मुझे बताइए, आपने कहा मेरी जाती राय है, साहब मुझे जाती बात नहीं करनी है। मिलिटेंट्स को नहीं, मेरी बात सुनिए, मेरी बात कराने की बात हुई, मैं पर्सनली उनको एलिमिनेट करने की बात हुई, तो इतना बुरा क्यों लग गया आपको? अगर सही सलाहुद्दीन टेररिस्ट है, सबसे बुनियाद पे बात करें, ये टीवी पे आके ये ड्रोन ये अचानक अच्छी बात नहीं है। आप सबको पता है कौन क्या है, किसने किसको वोट मैं कह रहा हूं, सही सलाहुद्दीन अगर टेररिस्ट है तो फिर सबसे बड़ा टेररिस्ट नेहरू है। अपने पास रखिए, नेहरू ने बात करने नेहरू नहीं, ये कांग्रेस की देन, नौजवानों को आप ऐसे गुमराह नहीं कर सकते। एक साइड आप ये देन कांग्रेस की है, ये मुसीबत कांग्रेस ने दी है। आपकी आइडियोलॉजी आप वहां पर एक बात कह रहे हो, यहाँ आप कह रहे हो उनको स्टेक होल्डर्स। नहीं, ये मत बोलिए। अगर आप हुकूमत हमारी आइडियोलॉजी रायशुमारी है, हमारी आइडियोलॉजी प्रो मूवमेंट है, प्रो कश्मीरीज है। अरे क्या कश्मीरी बेवकूफ है? आप एक साइड से यहाँ से खाना खाएंगे, वहां से कहता है कि आप झूठ बताइए। ये एक आइडियोलॉजी होनी चाहिए। कश्मीरी को पता है कि किसने वोट किसको दिया। खाना आप ये मत बोलिए। आप क्या बात करते हो? ठीक है कैप्टन अनिल गौर साहब, कैप्टन अनिल गौर साहब जो बात इनाम कहने की कोशिश कर रहे हैं, क्या वादा किया था? अगर हमने क्या नहीं किया, का सही सलाहुद्दीन टेररिस्ट है आतंकवाद तो सबसे बड़ा टेररिस्ट फिर नेहरू जी है। कैप्टन गौर ऐसी नौबत क्यों आ रही है? ऐसी नौबत क्यों आ रही है कि लगातार आपकी देन मिलिटेंसी ज्वाइन करने वालों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, डेटा बढ़ता जा रहा है, नौजवानों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। एक मिनट सलमान, पाकिस्तान को भी खुश करो, हिंदुस्तान को भी खुश करो। आबू के कातिल तो आप हैं, समीर राह के कातिल तो आप हैं। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। 2010 में भी चला, 2010 में चलेगी पॉलिसी। आप पाकिस्तान के साथ भी हैं, दिल्ली में यहाँ बिरयानी भी खाते हैं। मुझे मत, मेरा मुंह मत खुलवाइए आप। इनाम 1 मिनट, सलमान 1 मिनट। कैप्टन गौर आपसे सवाल था, क्या वजह? खोलिए ना, मुंह खोलिए, बोल की लब आजाद है तेरे। गुलाम नबी आजाद वाले लब नहीं, आवाज म्यूट करवानी पड़ेगी प्लीज। मैं नहीं चाहता, हमारी आइडियोलॉजी, क्योंकि हमने आपको यहां पर रिप्रेजेंटेशन के लिए बैठाया है। जी कैप्टन गौर। अब्बास साहब आप अपना जो सवाल है वो दोबारा बताइए, मेरे को तो कुछ समझ नहीं आया इनके शोर में। कैप्टन गौर, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, आपकी सरकार है वहां पर, केंद्र में भी इस वक्त बीजेपी की सरकार है जिसके साथ आप मिलकर वहां पर सत्ता चला रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों है? क्यों आखिर जो कश्मीर के नौजवान हैं उनकी संख्या बढ़ती जा रही है? एक बार फिर हम देख रहे हैं कि मिलिटेंसी ज्वाइन करने का एक नया दौर चल पड़ा है। अब्बास साहब देखिए, सबसे पहले बात तो ये है कि कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ी मिस इन्फॉर्मेशन जो है वो सारी फैलाई गई है। जैसा कि ये अभी कह रहे थे कि जी जो पंडित नेहरू जी का वो किया हुआ ये सारा खेल है। अब सबसे, मैंने पिछले बार भी आपके चैनल में यही बताया था कि सबसे बड़ी जो मिस इन्फॉर्मेशन है इनको है रायशुमारी की। रायशुमारी कहते हैं जी करानी थी, रायशुमारी होनी थी अंडर द यूएन रेजोल्यूशन। अब यूएन रेजोल्यूशन में सबसे पहला यूएन रेजोल्यूशन का ये था कि उसमें पाकिस्तान वाज डिक्लेयर्ड एग्रेसर एंड पाकिस्तान हैड टू वेकेट। जो पाकिस्तान जो हमारा कश्मीर का इलाका, जम्मू और कश्मीर का इलाका उन्होंने कब्जा किया हुआ है। दूसरा ये था कि जब वो वेकेट करते, तो ये बार-बार 47 में पहुंचना कब छोड़ेंगे? एक मिनट, आप ये देखिए ना, आप शिमला पैक्ट हुआ, हम आप जब जेनेसिस ऑफ रूट क्या है, आज आप किसी से पूछे वो यही कहता है कि रायशुमारी होनी चाहिए।
सबसे पहले इनको यह पता होना चाहिए कि रायशुमारी सिर्फ तब हो सकती है जब पाकिस्तान उस एरिया को वकेट करे, उसको वकेट करे। उसको वकेट करने के बाद में इंडियन फोर्सेस सारा इलाका पूरा रखे अपने हिसाब में एज पर यूएन रेजोल्यूशन, और उसके बाद में यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशंस के उसके हिसाब से चलेगा। अब आप एक तरह से कहते हैं जी हमारी ये रायशुमारी, उसमें भी जो यूनाइटेड नेशन रेजोल्यूशन है उसमें सिर्फ दो बातें थी, या हिंदुस्तान या पाकिस्तान, कोई आजादी का मसला नहीं था उसके अंदर। ये सारा जो मिस इन्फॉर्मेशन है ये तब से ये चलता आया है। आज भी आप अगर किसी को कश्मीर में पूछे वो कहेगा देखिए रायशुमारी और हमें आजादी कहां से आ गई है बीच में। जब बंद किया जाएगा, बिल्कुल बंद किया जाएगा, बिल्कुल बंद किया जाएगा। अभी जो आप देख रहे हैं जो सारी कार्रवाई हो रही है, अभी ये जो कहते हैं जो कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि देखिए जी गुलाम नबी आजाद साहब के बाद फिर इन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ फिर इन्होंने 6 साल लगाए। उस टाइम क्या किया इन्होंने? देखिए जो जिम्मेदारी है इस सारे जड़ की वो कांग्रेस को अपने माथे लेनी पड़ेगी। नंबर 1। आपने क्या और नंबर 2 आप 1 मिनट, अरे आपने 2010 देखिए आप 1 मिनट लोन साहब आप सुन लीजिए। सलाउद्दीन को बनाने वाला कौन है? नहीं, सलाउद्दीन को बनाने वाला कौन है? ये सलाउद्दीन को बनाने वाला कौन है? ये आप और नेशनल कॉन्फ्रेंस है जिन्होंने 87 में इलेक्शन रिग किया। इलेक्शन रिग करने के बाद में ये सवाल कुछ डेटा के साथ मैं आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं। मुझे बस इस सवाल का जवाब दे दीजिए। आज ही सारे न्यूज़पेपर्स में डेटा छपा है, 282 मिलिटेंट्स जो हैं वो इस वक्त एक्टिव हैं इस वक्त कश्मीर वैली में, जिसमें से 141 नॉर्थ कश्मीर में है, 112 साउथ कश्मीर में है। अगर आप पुराना डेटा उठाकर देखिए, लोकल्स हु ज्वाइंड मिलिटेंसी, 2013 में ये डेटा था 16 सिर्फ 16 लड़कों ने मिलिटेंसी ज्वाइन की थी। काम गुलाम नबी आजाद ने किया। 2014 में यह आंकड़ा बढ़कर 53 हो गया, 2015 में 66 और 2016 में 88 और 2017 में अभी तक 29 कश्मीरी नौजवान मिलिटेंसी ज्वाइन कर चुके हैं। यह अपने आप में कितना बड़ा खतरा है, इसको बताने में मुझे लगता नहीं कि किसी को भी कोई समस्या होगी। और इसकी जिम्मेदारी किसकी है? क्यों हो रहा है ऐसा? समीर अब्बास साहब, हम तो कश्मीर के उस नैरेटिव को देखना चाहते हैं जहां लोगों ने यूपीएससी क्वालिफाई किया, जहां लोग आर्मी में ज्वाइन किए, जहां लोग 10,000 लोगों ने एसपीओ ज्वाइन किया। उसके बाद जब भी वहां पर रिक्रूटमेंट होती है लोग लाइन लगाते हैं। कश्मीर के इस नैरेटिव की हम बात करते हैं। मैंने सवाल आपसे पूछा, आप अगर बोलते हैं कि मिलिटेंसी में लोग ज्यादा ज्वाइन कर रहे हैं। एक मिनट सलमान, एक मिनट। सुदेश जी, ये आंकड़ा बढ़ता क्यों जा रहा है? ये आंकड़ा बढ़ता क्यों जा रहा है इसका देखिए, इसका कोई मतलब नहीं है। तो जवाब देना पड़ेगा जो हमारे लोग थे, उन लोगों को जो हमारे पहले थे। हमने क्या किया? हमने तो वहाँ डेवलपमेंट इनिशिएटिव की बात की है। अगर बुरहान वानी जो है वो उनका आइडल है तो उसको मारा ही जाएगा, इसमें कोई हमको शक शुबा नहीं है। अगर हिजबुल मुजाहिदीन लोग ज्वाइन करेंगे तो मारे जाएंगे। ये लड़ाई चलेगी और ये लड़ाई लड़ने के लिए हम तैयार हैं। ऐसा मत सोचिए कि आप मिलिटेंट ज्वाइन करेंगे तो भारत की संप्रभुता जो झुक जाएगी। ठीक है सुदेश जी, सिन्हा जी जवाब देंगे जी। इस बारे में किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए। हाँ सिन्हा जी, मैं साफ शब्दों में कहना चाहता हूं कि मोदी जी के प्राइम मिनिस्टर के बाद बनने के बाद इररिलेवेंट इश्यूज पे जो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज थ्रेटन फील कर रहे हैं, जिनको लगता था कि हिंदुस्तान पे राज करना उनका बर्थ राइट है, वो कुछ लोगों पाकिस्तान के तत्वों के साथ मिलके ये आतंकवाद को एक नया रूप और ज़्यादा घड़ा रूप, मतलब भयंकर रूप देने की कोशिश कर रहे हैं। ये है कारण मोदी जी की बढ़ती लोकप्रियता और उनको बैड लाइट में दिखाना, खराब दृष्टि में दिखाना कि वो नॉन इफेक्टिव है। सर मोदी जी की पॉपुलैरिटी कहां से आ गई इसमें? मैं तो डेटा की बात कर रहा हूं ना, ये आंकड़ा बढ़ता चला जा रहा है। आखिर नौजवान जो है वो मिलिटेंसी की ओर क्यों जा रहे हैं? यही कारण है, यही कारण है। बात साहब ऐसा है, पाकिस्तान और उसके सिंपैथाइजर हिंदुस्तान में जो है। लेकिन समीर अब्बास साहब ये भी तो सोचिए, सिचुएशन खराब हो, समीर अब्बास साहब ये भी तो सोचिए, लोकप्रियता घटे। ये स्ट्रैटेजी गेम है। बीजेपी के लोगों ने खराब कर दी, लेकिन कश्मीरियों के खिलाफ बोला, ये कश्मीरियों को मारा। के लोगों को समझना पड़ेगा कि लोगों की क्या गंदी राजनीति है जो स्वरूप ले रही है कश्मीर में। ठीक है, इनामुल नबी, मैं आपसे जानना चाहूंगा ये डेटा क्यों बढ़ता जा रहा है? क्योंकि आप जैसे लोग समीर अब्बास साहब ये भी तो सोचिए आप,
और लोगों को भड़का रहे हैं। नौजवान के हाथों में आपको किताबें और पेन अच्छी नहीं लगती, बंदूक अच्छी लगती है, पत्थर अच्छे लगते हैं। मारे गए हमारे रेजिम में। ये वजह है क्या? इनाम समीर साहब, मैं आपको बताऊं कि रियल इशू पर हमें बात करनी चाहिए। अगर हमें रियली अपना कंसर्न दिखाना है कि बच्चे गन ना उठाए, पत्थर ना कोई चलाए, कोई भी ना मरे, चाहे सर रियल इशू की बात कीजिएगा, आज की बात कीजिएगा, 1947 में मत पहुंचाइएगा। वाला हो इस रियल इशू आपने रियल इशू एड्रेस करना है। रियल इशू है कि जम्मू कश्मीर मसले को हल करना है, जो कि एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है। मेरी बात सुनिए, आपने लास्ट ईयर बुरहान वानी को क्या करना है? लोग वोट दे के सरकार चुन रहे हैं, इनका जो वोट दे के लोग सरकार चुन रहे हैं। अरे जनाब सुनिए की हिम्मत तो रखिए, भूल जाइए आजादी का। समीर साहब, मैं आपको बताऊं कि यहाँ जो पढ़े लिखे आपने करनी है, आपने देनी है, वो आप बात तो करनी दीजिए ना, फिर क्या फायदा हुआ बात करने का? ये शोर शराबा वाली चीज थोड़ी है, ये हम खुल के बात नहीं। कश्मीर में रियल इशू क्या है? रियल इशू मसले कश्मीर है, मसले कश्मीर जो कि एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड डिस्प्यूट है, वो आपको हल करना है। मुझे बताइए, सलाहुद्दीन का नाम मोहम्मद यूसुफ शाह। जम्मू कश्मीर के लोगों ने भाग नहीं लिया। कश्मीर का क्या मसला है? एक मिनट सिन्हा जी, एक मिनट। इनाम ये बताइए, आपसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। इनाम आप हिजबुल मुजाहिदीन को यहाँ पर बैठकर डिफेंड कर रहे हैं, आप हिजबुल मुजाहिदीन के सिंपैथाइजर बने हुए हैं। मैं आपसे सिंपल एक सवाल पूछ रहा हूं कि आप क्यों कश्मीर के नौजवानों को भटकाने पर आमादा हैं? क्यों आप ये चाहते हैं कि कश्मीर का नौजवान सिविल सर्विसेज में सेलेक्ट ना हो, पढ़े लिखे नहीं, और वो हिजबुल मुजाहिदीन में शामिल हो जाए, बुरहान वानी बन जाए? समीर प्लीज एक मिनट नबी इनाम। समीर साहब, हम जवाब दीजिए प्लीज। हम सिविल सर्विस में भी आपको टॉप दिखाएंगे, टॉप करके दिखाएंगे। जो भी कोई एग्जाम हो, चाहे एनईटी हो, चाहे सिविल सर्विसेज एग्जाम्स हो, या कोई और जुडिशरी के एग्जाम, दोनों चीजें एक साथ नहीं हो सकती ना। इनाम बात समझने की कोशिश कीजिए। एक तरफ अगर हमारी जहनीत पर कोई असर है, वो आपका 7 लाख फौज यहाँ पर कर रहा है, जो आए सपोर्टर बने हुए हैं, और दूसरी तरफ आप बात करें इंडिया की सिविल सर्विसेज में सिलेक्शन की, ये दोहरापन है आपका। उसके बावजूद भी हमारे बच्चे सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करते हैं। आप हमारी दाद दीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ, जो नए लड़के गन उठा रहे हैं, वो आप इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट पढ़ लीजिए। एक मिनट, एक करके उनकी बात पूरी हो जाए। इनाम लीजिए, इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा है, आपने कहा कश्मीर इशू है, जो है वो पढ़े लिखे, क्या इशू है? कश्मीर एमफिल करके हैं, कश्मीर क्या इशू है? हर जगह के होते हैं, डिफाइन कीजिए। आप बोलिए कश्मीर का क्या इशू है? डिस्प्यूटेड टेरिटरी है कश्मीर, एक सोवरेन स्टेट नहीं, जब आप एकदम डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं है। पाकिस्तान था, आपको इतिहास का कोई ज्ञान नहीं है। एक सोवरेन महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट को आजादी मिली, आपने हमें कश्मीर हिंदुस्तान का टूट हिस्सा है। यू हैव नो नॉलेज अबाउट हिस्ट्री। आप क्या बात कर रहे हो? यही प्रॉब्लम है। हिंदुस्तान में रह के यहाँ का खाते हो, गुणगान करते हो पाकिस्तान का। यही बदकिस्मती है, क्योंकि है सॉफ्ट स्टेट है, आप लोग को सॉर्ट आउट नहीं करती है सरकार। यही दुख है इस बात का। आप लोग हिंदुस्तान में हो कैसे, यह प्रश्न उठता है। ठीक है, राकेश कपूर साहब, राकेश कपूर साहब, नहीं, हम हिंदुस्तान में नहीं है। एक मिनट, हम हिंदुस्तान में नहीं है, हम जम्मू कश्मीर में हैं। राकेश कपूर, जम्मू कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, नहीं है। एक मिनट सिन्हा जी, थोड़ा सा गुस्से पर काबू रखें। राकेश कपूर साहब, फिर तो सही बात हो गई जो सैयद सलाउद्दीन सरहद पार बैठकर कह रहा है खुलेआम कि हमारे सिंपैथाइजर, हमारे सपोर्टर तो कश्मीर के अंदर मौजूद है, इंडिया के अंदर मौजूद सामने है बैठे हुए। सवाल ये है कि इनको हम कब तक पालते रहेंगे? देखिए, कार्रवाई कब करेंगे इनके खिलाफ? देखिए, इनामुन नबी को भी ये मालूम होगा कि हिजबुल मुजाहिदीन जो तंजीम है, उसको यूरोपियन यूनियन ने, अमेरिका ने और इंडिया ने तशद्दुद गर्द माने दहशतगर्द, तशद्दुद फैलाने वाली तंजीम एलानिया तौर पर किया हुआ है। ये मालूम है। ये तो सलाउद्दीन तो कल हुआ है ना, लेकिन उसकी तंजीम तो बहुत पहले से एक। अब आप नबी साहब बोलने देंगे? लेकिन बीजेपी वालों ने ही हिजबुल मुजाहिदीन के कमांडरों से बात की है।
नबी साहब आप अपनी बात कीजिए। किस बीजेपी वाले ने कमांडर से बात की हिजबुल मुजाहिदीन के? नबी साहब जरा मैं अपनी बात कह लूं, अब आप मेरी बात पे एनडीए मुझे फर्स्ट, इजाजत दें एनडीए तो मैं कह लूं। नेहरू गेस्ट हाउस अगर चश्मेशाही आपकी- में होम सेक्रेटरी एनडीए फर्स्ट की गवर्नमेंट थी और उन्होंने हिजबुल मुजाहिदीन के 5 कमांडरों से बात की। हाँ, वाजपेयी गवर्नमेंट ने बात की थी, मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। मेरी अर्ज ये है हुजूर, जरा मेरी हाँ, बात तो ये कर लें। कहिए ना। जब वाजपेयी जी ने कहा था कि सामने आइए, मुंह पे कपड़ा बांध के मत आइए, मुझे मालूम है, सब मालूम। लेकिन मेरी गुजारिश ये है, मेरी अर्ज ये है कि जिस तरीके से टेलीविजन चैनल पर, इसी चैनल में जी आप जो हैं वो पीडीपी के नेता साहब जो थे वो बोल रहे थे, अरे भाई 1947 का 48 का जो भी था यूएनओ का रेजोल्यूशन, वो 1972 के शिमला, इट वाज निगेटेड बाय 1972 शिमला पैक्ट। उसके बाद 1974 में जब इंदिरा गांधी ने शेख मोहम्मद अब्दुल्ला से पैक्ट किया, उसमें उन्होंने विड्रॉ नहीं किया, वो सुधर गए। अब हमारी आप बात तो कहने दे, बीच बाद में बोल लीजिए। उसके बाद चीजें सुधरी। सवाल ये है कि कश्मीर के हालात ऐसे क्यों बने, इस पर कांग्रेस के नुमाइंदे यहाँ बैठे हुए हैं, वो भी जवाब दे हैं, बीजेपी के नुमाइंदे बैठे हुए हैं, वो भी जवाब दे हैं, और इस पर पूरा मुल्क, जितनी भी सियासी पार्टियां, वो सारी जवाब दें। कश्मीर के ऐसे हालात क्यों बने, कश्मीर को ऐसे हालात पर क्यों ला करके छोड़ा गया। और देखिए इनामुन नबी साहब, सुनिए, महात्मा गांधी का मुल्क है ये। महात्मा गांधी ने कहा था कि आंख का बदला आंख अगर हम करेंगे, अगर ये नीति रखेंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा कि पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी। मगर उसी महात्मा गांधी ने जब कश्मीर पर हमला हुआ था, तो जब नेहरू गए थे कि कश्मीर पर हमला हो गया है, बापू क्या करें, तो बापू ने कहा था ये फौजियों का मजहब, जंग के मैदान में लड़ना होता है, फौजियों को जाना चाहिए। एक सीधा सवाल आपसे पूछ रहा हूं, सिखाना चाहिए। आपने सैयद सलाउद्दीन का इंटरव्यू पूरा सुना होगा, इस बात में मुझे कोई शक नहीं है, आपने जरूर सुना होगा, एक एक लाइन सुनी होगी। जब वो ये कह रहा है कि हमारे मुजाहिदीन, हमारे दहशतगर्द किसी भी वक्त कहीं भी भारत पर हमला कर सकते हैं, इसकी सलाहियत रखते हैं, क्योंकि हमारे सिंपैथाइजर वहां पर मौजूद हैं। आपको कैसा लगा सुनकर ये? इसको भी आप सपोर्ट करते हैं? भारत पर जब वो हमले की बात कर रहा है, हमारे लोगों को मारने की बात कर रहा है, उसको भी आप सपोर्ट करते हैं? हम मारदार के साथ नहीं है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं जनाब। हमसे ज्यादा सफरिंग्स किसने देखी है, हमसे ज्यादा इस चीज की पेन कौन फील कर सकता है। हमने 1 लाख जवानों को कंधा दिया है जनाब, हमसे पूछे मौत क्या होती है। हम आए दिन सुबह शाम मौत का नजारा यहाँ देखते, हम कहीं नहीं चाहेंगे, किसी से भी नहीं चाहेंगे कि किसी पर कोई खुदा न तो आपको आवाज बुलंद करनी चाहिए ना सलाउद्दीन के खिलाफ, आप तो उसकी आवाज में आवाज मिला रहे हैं अपनी। आप मुझे बोलने नहीं देते, मैं बोल रहा हूं। जिस यूनाइटेड स्टेट्स ने, मेरी बात सुनिए, मुझे पूरा कंप्लीट करने दीजिए, फिर आप पूछ लीजिए। जिस यूनाइटेड स्टेट्स ने सईद सलाहुद्दीन को टेररिस्ट करार दिया, उसी यूनाइटेड स्टेट्स ने अपना स्टेटमेंट जारी करके कहा कि दिस इज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर, दैट मींस दिस इज डिस्प्यूटेड टेरिटरी। उन्होंने ये नहीं कहा इट इज योर स्टेट, उन्होंने कहा दे डिस्क्राइब इट दिस स्टेट एज इंडियन एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर। वो उसके लिए जब आप ये चीज मानने के लिए तैयार है कि सईद सलाहुद्दीन टेररिस्ट है, मान लीजिए, तो इस चीज को भी मान लीजिए कि वो इसको डिस्प्यूटेड टेरिटरी मानते हैं, उसको भी मान लीजिए ना। उसमें लिखा है कि लेकिन अगर ऐसा हुआ है तो आप हाथ में बंदूक उठा लेंगे, एक सेकंड, नौजवानों को आप भड़काएंगे, समीर जी, आप इसको जस्टिफाई नहीं कर सकते ना इनाम बैठकर यहाँ पर। वो आप करा रहे हैं, आप फोर्स करा रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं जो यूनाइटेड स्टेट्स में मिस्टर नबी, मोदी जी जाकर उन्होंने बात की, वो आप इंप्लीमेंट भी कर लीजिए। उन्होंने आपको खुद ही कहा कि एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा मुझे यहाँ पर, एक छोटा सा ब्रेक लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद फौरन होते हैं हाजिर, तमाम खास मेहमान हमारे साथ बड़े हुए हैं, सवाल बने हुए हैं। सवाल बस इतना है कि इस आतंकी के खिलाफ जो खुलेआम भारत के खिलाफ न सिर्फ जहर उगल रहा है बल्कि धमकियां भी दे रहा है, इस आतंकी को कब तक बर्दाश्त किया जाएगा, इसके खिलाफ कब होगी सर्जिकल स्ट्राइक। एक छोटे से ब्रेक के बाद
तो आखिर गुनाह कबूलने वाले इस आतंकी के खिलाफ सैयद सलाउद्दीन के खिलाफ कब होगी सर्जिकल स्ट्राइक, ये था हमारा आज का सवाल। तमाम खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। सुदेश वर्मा साहब, इस बड़ा मौजूद सवाल है और इसी सवाल पर हम आ जाते हैं कि क्या हम उम्मीद करें कि जो सलूक ओसामा बिन लादेन के साथ अमेरिका ने किया था, पाकिस्तान के अंदर घुसकर उस आतंकी को मारा था, वैसा ही सलूक इस आतंकवादी के साथ भी हो सकता है? इसकी उम्मीद करे देश या नहीं? देखिए, आप जो बोल रहे हैं, प्रत्येक आपके दर्शक भी ये जानना चाह रहे होंगे, लेकिन सिर्फ जी आपको याद होगा कि ओसामा बिन लादेन को ट्रैक करने में भी और उसे मारने में अमेरिका को काफ़ी वक्त लगा था। आप ये मान के चलिए कि ये ऐसा ट्रिगर है जो आज सलाउद्दीन का इंटरव्यू आपने दिखाया है, वो पूरे विश्व को भारत के साथ खड़ा होने पर मजबूर करेगा और पाकिस्तान हो सकता है अपने अस्तित्व को ही भूल जाए, क्योंकि टेररिज्म का जिस तरह से सेंटर इमर्ज किया है, पूरा विश्व पाकिस्तान पर काफ़ी जोर डालने वाला है। और भारत को जो करना है, आपको पता है, स्ट्रेटेजी बताई नहीं जाती, वो तो हमारी सेना करेगी। उसने दिखा दिया है अपनी क्षमता, उसकी क्षमता पर किसी को भी शक नहीं है पूरे विश्व में। हम सर्जिकल स्ट्राइक कर सकते हैं जब जरूरत पड़ता है, तो सेना डिसाइड करेगी। ये बात टेलीविज़न चैनल पर डिस्कस नहीं हो सकता है, आप भी समझेंगे मजबूरियों को सरकार की, लेकिन जो होना है निश्चित ही ये बहुत सीरियस मामला है और इसको बहुत सीरियस तरीके से लिया जाएगा। सिन्हा साहब, ये अमेरिका ने इसे ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया और अमेरिका ही पाकिस्तान को आतंकवाद से लड़ने के नाम पर जो फंडिंग कर रहा है वो भी हमारे सामने है। 2016 में 5,850 करोड़ की सहायता दी गई, 650 करोड़ इस बार 2017 के लिए घटा दिया गया। लेकिन ये जो फंडिंग टेरर के खिलाफ दी जा रही है, ये तो टेरर के लिए इस्तेमाल हो रही है। ये तो साफ साफ सैयद सलाउद्दीन स्वीकार कर रहा है। अब कुछ इस पर रोक लगेगी या नहीं होगा? एकदम लगेगी। मेरा अपना अनुमान है एकदम लगेगा, क्योंकि मिस्टर ट्रंप बहुत स्ट्रांग पर्सनैलिटी हैं और ओबामा की तरह सॉफ्ट नहीं है कि जो स्वीट अपना उनका बहुत ही टॉलरेंट बिहेवियर था, ऐसा नहीं है। देखिए, अमेरिका 50 तो फिर तो हाफिज सईद के खिलाफ तो बहुत पहले कार्रवाई हो जानी चाहिए थी। एक सेकंड वो सालों से घूम रहा है, ग्लोबल टेररिस्ट है, करोड़ों डॉलर का इनाम है उसके सर पर। और मिस्टर ट्रंप को थोड़ा तो मौका दीजिए, अभी तो जुम्मे कई थोड़ी महीने हुए। पहली बात सुनिए मिस्टर समीर, 52 बिलियन डॉलर्स फाइनेंशियल एड के तरफ में और सीएसएफ के रूप में पाकिस्तान को गया है, जिसमें 14.67 बिलियन डॉलर्स खाली सीएसएफ कोalition सपोर्ट फंड के तहत गया है पाकिस्तान को। और मुद्दा यह था कि कोalition सपोर्ट फंड में सीएसएफ में जो पैसा जाएगा उसको पाकिस्तान को इनेबल किया जाए कि वो आतंकवाद से लड़े। विरोधाभास यह है कि पाकिस्तान उस पैसे को आतंकवाद से लड़ने के लिए इस्तेमाल नहीं करता है, आतंकवाद को और गति देने के लिए इस्तेमाल करता है। यह विरोधाभास है। अभी ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इंटर एजेंसी रिव्यू रिपोर्ट मांगा है अफगानिस्तान के परिप्रेक्ष्य में और पाकिस्तान के बिहेवियर के परिप्रेक्ष्य में। उसका रिपोर्ट 1.5-2 महीना के अंदर मिस्टर ट्रंप को पुटअप होने वाला है। मेरा पूरा कन्विक्शन है कि सीएसएफ कोalition सपोर्ट फंड और फाइनेंशियल एड पाकिस्तान में गिरावट होने वाला है। और नेक्स्ट स्टेप मैं अमेरिका से अपील करना चाहता हूं कि पाकिस्तान को टेररिस्ट देश घोषित करे। लेकिन एक प्रश्न समीर साहब, मैं मिस्टर नवी इनाम से पूछना चाहता हूं, एक प्रश्न प्लीज। मैं मिस्टर इनाम आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं जल्दी से सर, कि किस आधार पे आप बोल रहे हैं कि कश्मीर डिस्प्यूटेड टेरिटरी है? सर उसमें हम ना जाए ना, हमें मतलब ही नहीं है, कश्मीर है ही नहीं डिस्प्यूटेड, हम जब मानते ही नहीं तो बार-बार इस सवाल को उठाने का मकसद क्या है? मैं बताऊंगा, वही दिखाएगा। अभी की बात कर लें, अभी की बात कर लें, आज का जो मौजूद है उसी पर है। कश्मीर डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, ये क्लैरिफाई करें किस आधार पे? जब महाराजा हरि सिंह, वो तो भड़काने का पॉइंट है ना, लोगों को भड़काने का एक पॉइंट है। ये प्रो पाकिस्तानी है, हिंदुस्तान की वासी नहीं है, हैदराबाद में क्यों नहीं है, आप पाकिस्तान जाओ, मुंबई में क्यों नहीं पाकिस्तान की भाषा आपको हिंदुस्तान में जगह नहीं है। इनाम पाकिस्तान में बैठे एक दहशतगर्द का खुलेआम समर्थन कर रहे हैं, खुलेआम सपोर्ट कर रहे हैं। आप यहां पर इंडिया में बैठकर कोई राइट नहीं आपको इस देश में आप चाहते क्या हैं? आप चाहते क्या हैं? आपको कोई राइट नहीं इस देश में रहने का। जाइए, दरवाजा खुला हुआ है। चाहते हैं कि ये मार-धाड़ बंद होना चाहिए। ये जो साइकिल है डेथ और डिस्ट्रक्शन का, ये बंद होना चाहिए।
इसके लिए हम कह रहे हैं कि जिस तरह मोदी जी बिन बुलाए सीधे लाहौर चले गए ब्रेकफास्ट पर, आज वो उनको टेरर स्टेट कहेंगे, मुझे हंसी आती है। अरे जनाब हिजबुल मुजाहिदीन तो लोगों को मारने काटने की बात कर रहे हैं ना। रिलेशन अच्छी तरह इनाम से बात को बदलिए नहीं। आज भी आपका बिजनेस उनके साथ अच्छा चल रहा है। बात को मुझे बदलिए नहीं। आप किनको बेवकूफ बना रहे हैं? मुजाहिदीन लोगों को मारने काटने की बात कर रहा है, हमले कराने की बात कर रहा है, आप उसका साथ दे रहे हैं अपनी ये सलमान पॉलिटिक्स के लिए। अरे मारा तो हमें आपकी सिक्योरिटी फोर्स। आप सुनिए, मैं लॉजिकल बात करता हूं, बच्चों को तो आपने अंदर किया। कश्मीरी हूं, मेरी बात सुनिए। ये आपने किया, सबसे बड़ी मेरी परेशानी ये है कि हमने नौजवानों को बचाना है, कत्लेआम बंद करना है, गन ठीक नहीं है, हमने नौजवानों को बचाना है अपने। अरे कितनी आप राजनीति करेंगे, आपको शर्म नहीं आती है? कितनी माएं हमारी बच्चों के बगैर इस वक्त जी रही हैं, कितनी हलाकतें देखेंगे आप। टेररिज्म को हमें खत्म करना है, जो हमने पॉलिसी अडॉप्ट की थी, पीपल फ्रेंडली पॉलिसी हमने अपने दौर में अडॉप्ट की थी। हमने टेररिज्म को खत्म किया कश्मीर में। चिनाब वैली में इस वक्त भी 0% टेररिज्म है, आपने बढ़ा दिया उसको टेररिज्म को। हमने अपने जवान जो कश्मीरी लड़के हैं जो गन उठाते हैं वो कोई बाहर के नहीं है, हमने उनको समझाना है, पॉलिसी अडॉप्ट करनी है। ये सियासत, ये गंदी सियासत को हमने खत्म करना है। बिल्कुल कब तक चलेगा? कश्मीरी मर रहा है, चाहे पुलिस वाला मर रहा है वो भी कश्मीरी है, चाहे कोई गन वाला मर रहा है वो भी कश्मीरी है। हमने कश्मीरी को बचाना है। ये राजनीति गंदी, ये मोदी की और नवाज शरीफ की राजनीति। कैप्टन गौर, उनकी माओ का क्या? रोटियां चल रही है इस पे। कैप्टन गौर, क्यों नहीं समझा पा रहे हम कश्मीरी नौजवान को? रीजन क्या है? क्यों नहीं आपकी बातों पर, सरकार की बातों पर भरोसा हो रहा है? क्यों ये नंबर बढ़ते चले जा रहे हैं, ऐसे नौजवान जो कि मिलिटेंसी ज्वाइन कर रहे हैं? क्यों जब एक आतंकी मारा जाता है तो हजारों लोग उसके जनाजे में शामिल होने के लिए पहुंच जाते हैं? समीर साहब, मैं जवाब तब दूंगा जब आप मेरे को पूरा जवाब देने का मौका देंगे। बीच में आप मेरे को कट ऑफ करेंगे तो मैं इसका जवाब नहीं दूंगा। अगर आप मेरे को वादा करते हैं कि पूरा जवाब देने देंगे। हाँ, सबसे पहली बात यह है जो मैं पहले कह रहा था आपको, जो मिस इन्फॉर्मेशन इतने सालों से हुई है। अभी एक पैनल पे हमारे साहब बोल रहे थे कि जी 47 के बाद 72 पैक्ट हुआ, 75 का पैक्ट हुआ, सब पैक्ट हुए। अगर पैक्ट जो हुआ है, जो बेसिक मुद्दा जो है, दैट इज वेयर पाकिस्तान इज सिटिंग देयर, जिसको आपने पार्लियामेंट ने आपके रेजोल्यूशन पास किया है कि वो जो टेरिटरी है वो हिंदुस्तान की टेरिटरी हमने वापस लेनी है। तो इसका मतलब जो पैक्ट आपने बाद में किए वो सारे गलत थे। इसको आप क्यों नहीं मानते? हम जब तक आप बात नहीं करेंगे, और बात जो सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो चीज है कि पाकिस्तान का जो एक हमारा हिस्सा स्टेट का लेके बैठा हुआ है और वहां से ये आतंकवाद सारा फैला रहा है और उस उधर से मिस इन्फॉर्मेशन दे रहा है। सलाउद्दीन आज वहां जाके बैठा, क्यों? क्योंकि उसको यहां पे जब इलेक्शन लड़ा, वो तब नेशनल कॉन्फ्रेंस की गवर्नमेंट ने रिग करके इलेक्शन उसको अंदर ठोक दिया, वो जाके गन उठा ली उसने। अब ये जो बच्चे जो गन उठा रहे हैं, ये क्यों उठा रहे हैं? क्योंकि उसी वजह से आप जम्मू में बैठ के एक बात करते हैं, कश्मीर में आपके पीडीपी वाले दूसरी बात करते हैं। अरे आप अभी 2 मिनट आप सुन लीजिए ना, आप सुन लीजिए, आप बात सुन लीजिए आराम से। सच्ची बातें बहुत कड़वी होती हैं, जरा सुन लीजिए। आप 70 साल से जो करती है ये कांग्रेस, वो आज सुन लीजिए ना आराम से। तो उसके बाद में अब जो बच्चों के बाद है, जो रियलिटी है, आप नौजवानों को समझाने की बात कर रहे हैं, ये सब बातें बताने की बात कर रहे हैं, ये जिम्मेदारी आपकी है। आपने तो बेड़ा कश्मीर बिल्कुल हाँ बिल्कुल बात करें। जो नौजवान देखिए, जो रोल मॉडल बने हैं बच्चे, अभी ये रोल मॉडल अभी बने हैं, ये पहले के नहीं है, ये रोल मॉडल अभी बने हैं जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव ली है। जो अभी आपके साथ जो बच्चे IAS में आ रहे हैं, जो NEET में क्वालिफाई हो रहे हैं, ये उसके अंदर ये जो सारी जो क्रेडिट दे दो। अरे भाई साहब, मेरे तो सारे करते हैं, उसके लिए माहौल भी चाहिए होता है। आपके आपके टाइम पे भी करते थे ना, कोई फिल्म में परफॉर्म करे तो उसका भी क्रेडिट। ठीक है सर, ये इशू नहीं है। क्या लॉजिकल राकेश कपूर, क्या बात कर रहे हैं राकेश कपूर जी? कि जो हल होगा, एक मिनट कैप्टन गौर, एक मिनट। राकेश कपूर साहब, ये बात आपको समझ में आती है? कैप्टन गौर कह रहे हैं कि नौजवानों तक सही मैसेज नहीं जा रहा है, समझाया नहीं जा रहा है, ये जिम्मेदारी है किसकी?
अभी तो जिम्मेदारी सरकार की है ना, सरकार क्यों नहीं कर पा रही है फिर ये? मैं गौर साहब से एक बात कहना चाहता हूँ, निजामी साहब भी बैठे हुए हैं यहाँ जी। पे। जब जम्मू कश्मीर सूबे में पीडीपी और कांग्रेस की सरकार थी और गुलाम नबी आज़ाद साहब ने जब 3 साल का जो वफ़े के बाद जो सरकार की कमान उनके मुफ्ती साहब के हाथ में दी थी, तो मुझे ये बात कोई इस बात का जवाब दे दे कि गुलाम नबी आज़ाद साहब ने तब ये कहा था कि मुझे मालूम है किन किन सियासतदानों के संबंध दहशतगर्दों से हैं। आज तक ये दुल्लत की किताब आप पढ़ेंगे, दुल्लत ने बाज़ाब्ता तौर पे लिखा है कि उसका जवाब महबूबा मुफ्ती को मैं दुल्लत की बात नहीं कर रहा हूँ, माफ कीजिए, वो एडवाइजर थे। मैं दुल्लत साहब की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके मुंह से निकली हुई बात की बात कर रहा हूँ। वो अभी भी हैं। गुलाम नबी आज़ाद की मुंह से निकली हुई बात की बात कर रहा हूँ। तो इसका जवाब आज तक किसी ने नहीं दिया है कि खुद गुलाम नबी आज़ाद ने भी, दिक्कत ये है कि खुद गुलाम नबी आज़ाद ने भी नहीं दिया है। नंबर 1। नंबर 2, जो ये आज मसला है कश्मीर को लेकर के, जो ये देखिए, कास्टिंग aspersions इज वेरी गुड, कास्टिंग aspersions इज वेरी नाइस। आप आराम से किसी के बारे में कुछ बोल दीजिए। अगर इतनी हिम्मत होती, गुलाम नबी आज़ाद जी को बोल देना चाहिए था ना कि किसके ताल्लुकात हैं, क्यों नहीं बोलते वो? गुलाम नबी आज़ाद की सरकार को गिराने में भी जो लोग थे। अरे सर, मुझे ये समझ ही में नहीं आ रहा कि गुलाम नबी आज़ाद की सरकार का इतना डिस्कशन क्यों हो रहा है आज। मुद्दा आज जो है वो अलग है, मुद्दा सैयद सलाउद्दीन है और इस वक्त राज्य में पीडीपी और बीजेपी की सरकार है। यही मैं कह रहा हूँ। अरे भाई निजामी साहब, आप बीच में ना बोलो प्लीज। एक कपूर साहब, आप अपनी बात कंप्लीट कर लीजिए। सर, मुझे सिन्हा जी के पास है। मैंने सवाल ये इसीलिए पूछा और गौड़ साहब से खास तौर से पूछा कि वो बताएं, वो बताएं, और निजामी साहब भी बैठे हैं, वो दोनों मिलके बताएं कि गुलाम नबी आज़ाद का इशारा किसकी तरफ था, क्या सलाउद्दीन की तरफ था? बताया जाए, आज बता दें। गुलाम नबी कल नहीं बताया तो आज बता दें। पूछिए ना, जिस आदमी की कश्मीर में, जिस आदमी की कश्मीर, अरे यार 1 मिनट रुकोगे भी? हमने तो इशारा दिया ना, जिस आदमी की आज भी कश्मीर में, सुनिए गौड़ साहब, आप पीडीपी के आदमी हैं, जिस सैयद सलाउद्दीन की कश्मीर में आज भी रिट चलती है, जिस सैयद सलाउद्दीन के ताबेदारी आपकी पार्टी भी करती है, बिल्कुल, और उसके ग्लोबल टेररिस्ट एलानिया तौर पे हो जाने के बावजूद, और वो पाकिस्तान की गोद में बैठ करके हिंदुस्तान की मरकजी सरकार, हमारी पार्टी नहीं करती, दिखाता है। गलतफहमी है। एक लेट मी कंप्लीट प्लीज, लेट मी कंप्लीट सर। हिंदुस्तान की मरकजी सरकार को आंखें दिखाता है और कहता है कि डोंट मेक रॉन्ग स्टेटमेंट्स, आई विल नॉट अलाउ यू टू मेक रॉन्ग स्टेटमेंट्स सर। नो नहीं, आई विल नॉट अलाउ यू टू मेक रॉन्ग स्टेटमेंट्स। वो कह रहे हैं उन्होंने कभी सपोर्ट नहीं किया। ठीक है, एसपी सिन्हा साहब, यहाँ पर इशू ये है कि सैयद सलाउद्दीन जो कुछ भी बोल पा रहा है हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान में बैठकर। एक और तस्वीर हमने देखी, पीओके के जो प्राइम मिनिस्टर हैं फारूक अहमद डार, उनके साथ गले में हाथ डालकर चल रहा है सैयद सलाउद्दीन। ऐसे शख्स के खिलाफ आप कैसे ये सोच भी सकते हैं कि पाकिस्तान कभी कार्रवाई करेगा? करना तो हमें ही पड़ेगा। होना क्या चाहिए, हमारा स्टैंड क्या होना चाहिए, हमें क्या करना चाहिए? हमें चाहिए कि अमेरिका के साथ मिलके इसका CSF बंद करो, कोलिशन सपोर्ट फंडिंग बंद करो, फाइनेंशियल एड बंद करो, इसको टेररिस्ट स्टेट घोषित करो, इसमें इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाओ, इसको इसका जो स्पेशल स्टेटस है अमेरिका में नॉन मेजर नाटो एलाई, उसको खत्म करो। और सबसे बड़ा चीज जो मैं कहना चाहता हूं कि यूनाइटेड नेशंस लेवल पे रिफॉर्म करने की जरूरत है कि चाइना जो बदमाशी करता है, जब भी हम कोई इशू उठाते हैं किसी आतंकवादी पे बैन करने के लिए, तो वीटो पावर इस्तेमाल करके ये खत्म कर देता है खेल को। तो जब रूल ऑफ मेजॉरिटी गवर्नेंस में होता है, सरकारें बनती है, रूल ऑफ मेजॉरिटी से जुडिशरी चलती है, तो यूनाइटेड नेशंस जो हाईएस्ट अथॉरिटी है वो विश्व का, उस पर रूल ऑफ मेजॉरिटी को नहीं चलता है। यूनाइटेड नेशंस को रिफॉर्म करो और चीन को उठाकर फेंको यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल से, क्योंकि ये अनफिट देश है, वो फिट नहीं है। ऐसा पॉसिबल है सर? क्यों नहीं पॉसिबल है? विश्व में हम सिर्फ कहने के लिए कह रहे हैं। नहीं, वो बीजेपी के नहीं, एमपी ने रेजोल्यूशन लाया था, वो बीजेपी के वो रिजेक्ट किया गया। नहीं है, पाकिस्तान को एक टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करने के लिए रिजेक्ट किया गया था। यदि आप चीन के न्यूसेंस वैल्यू को खत्म करना चाहते हैं तो यूनाइटेड नेशंस को रिफॉर्म करना पड़ेगा। एक देश पूरे देश को, पूरे विश्व को बेवकूफ नहीं बना सकता है, यह मैं कहना चाहता हूं। और दूसरी एक अहम बात, मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए, कि सलाउद्दीन कहता है कि कश्मीर में हालत इतना खराब है
कि वहां से लोग पाकिस्तान आते हैं और यहां पनाह लेते हैं। मैं पूछना चाहता हूं सलाउद्दीन के, उसके 5 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं, जावेद, शाहिद, वाहिद और माजिद। ये पांचों सरकारी नौकरी में है, 2 बेटियां गवर्नमेंट टीचर हैं और दूसरी भी टीचर है। यदि उनको जिहाद के नाम पर नहीं भड़काता ये शख्स। इतना यदि खराब स्थिति है तो अपने परिवार को क्यों रखे हो श्रीनगर में? क्यों नहीं पाकिस्तान ले जाते? इनामुल नबी जवाब दीजिए इस बात का। क्यों नहीं पाकिस्तान ले जाते? सारे कश्मीरी नौजवानों को तो वो शख्स भड़का रहा है, आप जैसे लोग उसके सिंपैथाइजर बने बैठे हुए हैं, लेकिन अपने परिवार के लोगों को इस जिहाद में शामिल करने के लिए तैयार नहीं है वो। मैंने कहा उनके बच्चों को नौकरी का हक है, वो ये धरती उनकी है और वो इस धरती के हैं। आपको वो क्यों पाकिस्तान जाएंगे? आपको निकलना है हिंदुस्तान के खिलाफ। आप क्या बात करते हो? कितने को पाकिस्तान भेजोगे? समझना पड़ेगा। आप देखो, आप सबको पाकिस्तान के देशद्रोही है, जो पाकिस्तान देशद्रोही है, कितनों को भेजोगे? सिद्धारामय्या यचूरी को भेजोगे, प्रकाश कराड़ को भेजोगे, को भेजोगे, पूरे परिवार से क्या मतलब? पूरे परिवार से क्या मतलब? और किसी बेटा बेटियों पर, बेटे बेटियों पर सवाल न उठाइए। जो यहाँ पर रहकर नौकरी कर रहे हैं उन पर सवाल उठाने का क्या मतलब है? एकदम जरूरी है, एकदम जरूरी है। किस तरफ है? जी सुदेश वर्मा जी सवाल यह है कि सरहद पार वो शख्स बैठकर कह रहा है कि हमारे सिंपैथाइजर इंडिया के अंदर मौजूद हैं, हमारे सपोर्टर मौजूद हैं, इसलिए हम जो चाहेंगे जब चाहेंगे हिंदुस्तान के अंदर कर सकेंगे। ये लोग कौन हैं? ऐसा भी नहीं है कि आपको पता नहीं है, सबको सब जानकारी है। अब सवाल यह है कि हम अगर हिजबुल मुजाहिदीन के चीफ के खिलाफ कार्रवाई नहीं कर सकते तो ऐसे लोग जो उसके सिंपैथाइजर हैं उनके खिलाफ तो कार्रवाई कीजिए। वो कब कीजिएगा? समीर अब्बास साहब, आपको पता होना चाहिए कि आर्मी एक्शन में हिजबुल मुजाहिदीन के सारे लोग एक पूरे रैंक मारे गए हैं टेररिस्ट। ऐसा एक्शन तो कभी पहले हुआ ही नहीं था। ये जो आपने कुछ फोटोज की बात की जो कुछ अखबारों ने छापे हैं, वो सिर्फ एक गुस्से का इजहार होगा। जो भी हिजबुल मुजाहिदीन को ज्वाइन करेगा उसको टेररिस्ट ही समझा जाएगा। जिस तरह से सफाया हो रहा है, 30 वर्षों से आप हमें मारते आए, आपने कुछ हासिल किया? प्रयास न करें। सुदेश जी यही बात है। आप मुझे बताइए, पिछले 30 वर्षों से आप मारते आए हैं। 282 अगर आप स्टेट के हैं खिलाफ घाटी में, जिसमें से अब कहा जा रहा है कि 51 मार गिराए जा चुके हैं। बंदूक से आप नहीं जीतेंगे। लेकिन नए टेररिस्ट बनते जा रहे हैं, नए लोग मिलिटेंसी ज्वाइन कर रहे हैं। बात करना है तो बंदूक छोड़ के बात करें। बंदूक छोड़ेंगे तभी बात होगा। और हम कैपेबल हैं, ऐसे 10 हम ये जो है ना हिजबुल का कमांडर, 10 से हम डील कर सकते हैं। आपने क्या क्या भड़काने वाली बात ऑफर कर लीजिए ना, अनाउंसमेंट कर लीजिए। बहुत अच्छा आपने कहा, आप कह दीजिए उनको। अगर आप कह दीजिए, अपील कर दीजिए उनको बंदूक छोड़कर बात करने के लिए। बहुत बह गया पानी। इनामुल नबी साहब बंदूक छोड़ने के लिए तैयार बोला गया है। इस बात को बोला गया है। कुछ कर लीजिए। पीडीपी और बीजेपी का जो मसौदा है उसने ही बोला है सीज फायर कर लीजिए। अगर आप स्टेक होल्डर से बंदूक छोड़िए और बात करिए। मैं कह रहा हूं दोनों साइड से बंदूक बंद कर लीजिए, सीज फायर अनाउंस कर लीजिए, सीज फायर अनाउंस कर लीजिए। नबी साहब आप जिम्मेदारी लेते हैं, मौका दीजिए। अमन को हिजबुल मुजाहिदीन की जिम्मेदारी आप लेते हैं। इनामुल नबी साहब हथियार छोड़ने के लिए मजबूर करेंगे आप उनको? बातचीत के लिए तैयार करेंगे क्या? कर दीजिए बंदूक आप से सीज फायर ऐलान तो कर दीजिए, वो मुस्बत जवाब देंगे इंशाल्लाह। मैंडेट है सरकार के पास, इलेक्टेड सरकार है वो पीडीपी बीजेपी की। बीजेपी का हमारे पास मैंडेट है, बंदूक से डरने वाले नहीं हम लोग। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त खत्म हो गया हमारे पास, नहीं तो इस डिबेट को आगे बढ़ाया जा सकता था। आप सभी का इस डिबेट में शामिल होने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यानी दोनों पक्ष इस वक्त अपनी अपनी बात पर अड़े हुए नजर आ रहे हैं। सरकार का रुख बिल्कुल साफ है कि बंदूक के साथ बातचीत नहीं हो सकती, दूसरा पक्ष इसके लिए तैयार नहीं नजर आता। लेकिन इस बात में सलाउद्दीन की जरूर दम नजर आता है कि उसके कुछ सिंपैथाइजर, सपोर्टर्स देश के अंदर भी मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। कल एक नए टॉपिक पर नई डिबेट के साथ हाजिर होऊंगा, तब तक के लिए शब बखैर।